वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो होगा दैट विल स्टार्ट विद हाइड्रो एनर्जी एंड विल सी व्हाई वी विल गो। तो यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी जो है, हाइड्रो एनर्जी इस वर्ड में दो टर्म्स हैं, हाइड्रो और एनर्जी। हाइड्रो पर्टेन्स टू वाटर एंड एनर्जी पर्टेन्स टू एनर्जी। तो ये वो एनर्जी होगी जो हमें मिलती है कहाँ से? पानी से। जो हमें पानी से मिलती है, और पानी से मिलने वाली एनर्जी जो है, इसका यूटिलाइजेशन जो है हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। सिंस टाइम्स इमेमोरियल हम हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करते आ रहे हैं। और हाइड्रो एनर्जी में जो एनर्जी हमें मिलती है वो पानी से मिलती है। पानी से कैसे मिलती है? वो यूजुअली मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम, ऑब्वियसली वाटर जो फ्लो होगा वो हायर प्लेस टू लोअर प्लेस फ्लो होता है, हायर आल्टीट्यूड टू लोअर आल्टीट्यूड फ्लो होता है। तो जब वो फ्लो होता है तो फ्लो में उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड वी ट्राई टू कन्वर्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू सम अदर यूजफुल एनर्जी जो भी हमें चाहिए। अब अगर इसका बहुत पहले का यूज़ देखेंगे, बहुत टाइम से जो यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसमें हम जो हाइड्रो एनर्जी होती है, जो पानी की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग की प्रोसेस में। ग्राइंडिंग की प्रोसेस में तो वो ग्राइंडिंग की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है? हम एक हम दो स्टोन्स उसमें होती हैं। हम एक ग्राइंडर लेके आते हैं जिसमें दो स्टोन्स होती है। एक स्टोन जो है वो यहाँ पे होगी, और उसके नीचे जो है दूसरी स्टोन होगी। तो ये दो स्टोन्स जो हैं, इन दो स्टोन्स के इन दो स्टोन्स के बीच में मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, और इनकी बीच की सरफेस जो है वो हमने रफ बनाई हुई होती है। और फिर इनके सेंटर में एक होल होता है। सेंटर में एक होल होता है, और ये इस वाले में भी सेंटर में एक होल होगा। और फिर यहाँ से एक शैफ्ट इसमें इंसर्ट होगा, और वो शैफ्ट जो है वो नीचे एक टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और फिर जब हम पानी को किसी हाइट से यहाँ पे इस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जो यहाँ से पानी इंसिडेंट होता है वो इस टरबाइन को रोटेट करता है। जब ये टरबाइन रोटेट होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है इन दो पत्थरों में से एक पत्थर जो है वो रोटेट करने लगता है। और जब वो रोटेट करने लगता है तो इसके बीच में रखी हुई कोई भी चीज़ जो है वो पिस जाती है, वो ग्राइंड होती है। और उसकी वजह से हम इसको हम इसको ग्राइंडिंग के काम में यूटिलाइज करते हैं हाइड्रो एनर्जी को। तो इसी तरीके से हम ये इसका प्रीवियस यूज़ है, जिस तरीके से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो करंटली इसका यूटिलाइजेशन है दैट इज़ मोस्टली टू कन्वर्ट द हाइड्रो एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे हमने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन पढ़ा थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी में हमने स्टीम की एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन सेटअप ऑब्वियसली अलग अलग होगा। वहाँ पे इनिशियल सोर्स जो एनर्जी का है दैट वाज सम हीट एनर्जी बीइंग जनरेटेड बाय सम फ्यूल। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी है। तो हाइड्रो एनर्जी में हम क्या काम करते हैं? हम यूजुअली इसमें दो टाइप्स के जो ये हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रन ऑफ वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो होगा, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होगा, उसमें क्या होता है? उसमें स्टोरेज ऑफ वाटर हम नहीं करते। हैं। जैसे पानी बह रहा है, उसी पानी को हम चैनलाइज करते हैं, और उस चैनलाइजेशन के थ्रू फिर हम उस पानी को डायरेक्ट करते हैं टरबाइन्स पे,
और फिर वो टर्बाइन्स जो हैं वो इन टर्न आर्मेचर ऑफ द जनरेटर को रोटेट करते हैं और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है हम रिवर्स जो है, रिवर्स पे हम डैम्स बनाते हैं। हम डैम्स बनाते हैं। तो ये एक रिवर है, इस पे हमने एक डैम बनाया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पानी की स्टोरेज होती है। यहाँ पे पानी की स्टोरेज होती है। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम इस पानी को रिलीज करते हैं फ्रॉम दिस वेरी हाइट, फ्रॉम दिस वेरी हाइट वाया चैनल्स। और फिर इन चैनल्स के थ्रू, फिर इन चैनल्स के थ्रू जब ये पानी जाएगा तो आगे इसमें टरबाइन्स लगे होते हैं और वो टरबाइन्स जो हैं वो किसी जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं और फिर जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो डैम के पीछे वाला हिस्सा जो होता है दैट इज टर्म्ड एज रिजर्वायर, दैट इज टर्म्ड एज रिजर्वायर, जहाँ पे पानी जमा होता है सारा। और इसमें गेट्स लगे होते हैं, सेल्यूस गेट्स लगे होते हैं। और ये वाला सेल्यूस गेट जो होते हैं हम उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो हम उससे कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द चैनल्स। तो फिर वो चैनल्स के थ्रू पहुंचता है टरबाइन पे, टरबाइन को रोटेट करता है और उसके बाद तो पता ही है कि पूरी प्रोसेस क्या होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे पास जो है ये रिन्यूएबल सोर्स बनता है, क्योंकि हमें पता है पानी जो है, पानी जो रिवर्स में आता है वो रेन वाटर से आता है, ग्लेशियर से आता है। तो ये दोनों सोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल है नेचर में, ये रिन्यूएबल है नेचर में, कंटिन्यूसली रिप्लेनिश हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सोर्स भी रिन्यूएबल सोर्स बनता है और ये रिन्यूएबल सोर्स बनता है। लेकिन उसके साथ साथ इसकी एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो बिना किसी स्मोक प्रोडक्शन के होती है, बिना किसी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के बिना होती है, पोल्यूटेंट के बिना होती हैं। तो एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं होता है, क्लीनर एनर्जी मिलती है हमें यहाँ से। और इसका एक और बेनिफिट जो है, हम फ्लड्स को भी कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि फ्लड आता है, फ्लड में फ्लड तब आते हैं जब किसी रिवर में एकदम से वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक रिजर्वायर बना होता है, यहाँ पर एक रिजर्वायर बना होता है। तो उस रिजर्वायर में स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है वो इस रिजर्वायर में जमा हो जाता है। जब वो इस रिजर्वायर में जमा हो जाता है तो हम उस वाटर को आगे रिवर में जाने से रोक रहे हैं। आगे जब ये रिवर में नहीं जा सकता, ये यहीं पे जमा होगा, तो ये आगे किसी भी जिस जगह के थ्रू, जिस पब्लिक सॉरी जिस आगे जिस भी विलेज के थ्रू या किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट के थ्रू ये रिवर फ्लो हो रहा है, तो उस ह्यूमन सेटलमेंट में ये एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा और उसकी वजह से फ्लड्स जो हैं वो कंटेन होते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट जो है दैट इज़ लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस इसमें होती है, एक बार हमने कंस्ट्रक्ट किया उसके बाद इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट उतने नहीं होते हैं। टर्बाइंस का ख्याल रखना पड़ता है, इंटरेस्ट वी डोंट हैव टू टेक मच केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके मल्टीपर्पजेस भी होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे इस जब हम रिजर्वायर बनाते हैं तो रिजर्वायर जो बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे जिस नदी में पानी उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, डेप्थ पानी की ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से पानी चलता है और उसमें एक स्मूथ फ्लो ऑफ पानी नहीं होता। लेकिन जैसे हम रिजर्वायर बनाएंगे तो रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर में बहुत क्वांटिटी होती है वाटर की और इसकी डेप्थ भी बहुत होती है। तो यहाँ पे जो पानी की सरफेस होगी ये स्मूथ होगी,
बिल्कुल स्मूथ फ्लो होगा इसमें। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा एरिया भी ये कवर करता है, तो वो लेक जैसा व्यू देता है, तो रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो हमने यहाँ पे वाटर जमा करके रखा है, उस वाटर को हम बाद में इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे तो इसके मल्टीपल पर्पसेस बनते हैं, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स हैं कि जब हम डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका इनिशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होता है वो बहुत होता है। तब हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम रिजर्वायर बनाते हैं, तो जो रिवर होता है, रिवर जब हमने रिजर्वायर बनाया तो फिर उस रिवर का फ्लो रुक जाता है। उस रिवर का फ्लो रुकता है तो यहाँ पे पानी बहुत सारा जमा होता है। जब पानी बहुत सारा जमा होता है तो ये बहुत एरिया पे फैलता है। तो जो इस रिवर के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। वो वहाँ पे फिर नहीं रह सकते कंटिन्यूअसली। या डैम में अगर कभी कोई माल फंक्शन हो जाए या डैम जो है वो विदस्टैंड ना करे, तो एकदम से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा उस केस में। तो फॉर दैट वेरी रीज़न भी हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके रखते हैं। इसके आसपास जो एरिया होगा वो उसमें जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे उनको क्लियर करना पड़ता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको यहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। ये भी इसका एक नेगेटिव है। और एक नेगेटिव इसका जो है दैट इज़ कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। देखो, जैसे ही हमने एक रिवर पे एक डैम बनाया, तो जैसे हमने डैम बनाया वहाँ पे मैंने इससे पहले भी कहा कि जो रिजर्वायर है उसमें बहुत सारा पानी जमा होता है। तो इसके आसपास जो हैबिटेट होगा, रिवर के आसपास यूजुअली जो है बहुत फर्टाइल सॉइल होती हैं और वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है, तो उसमें एक हैबिटेट बन जाता है। तो वो हैबिटेट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि वो सबमर्ज हो जाएगा पूरा इसी पानी में। और और एक डिमेरिट जो है वो यही है कि जो फर्टाइल सॉइल होती हैं हम वो भी खो देते हैं, क्योंकि यूजुअली फ्लड्स के साथ जो है इरोजन होता है। और वो इरोजन जो होता है उसकी वजह से इरोजन की वजह से जो उसके साथ इरोडेड पार्टिकल्स आते हैं, वो इरोडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूजुअली बहुत फर्टाइल होते हैं। तो बहुत फर्टाइल होते हैं, फिर वो डिपॉजिशन जो होती है वो फ्लड के टाइम पे रिवर के आसपास ही वो डिपॉजिशन होती है। तो वो वाली सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल अब नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पर्पज। तो दीज आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ दिस। और और एक चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि हम हर जगह पे इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो देर आर स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी थिंग। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनर्जी। तो नेक्स्ट एनर्जी जो है दैट इज बायो एनर्जी। तो इसमें भी आप लोगों को फेयर आइडिया हो जाएगा पहले ही कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बायो एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन किस एनर्जी की? जो हमें बायो बायो पर्टेन्स टू बायोलॉजिकल बायो पर्टेन्स टू बायोलॉजिकल लिविंग थिंग। तो जो वहाँ से हमें एनर्जी मिले, जो हमें वहाँ से एनर्जी मिले। यूजुअली हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी कहते हैं? बायो एनर्जी। वी से दैट वेरी एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द बायोमास, फ्रॉम द बायोमास। अब ये बायोमास जो है, बायोमास की ये बायो एनर्जी को आगे लेके जाने से पहले हम बायोमास डिफाइन करेंगे कि हम किस एनर्जी को बायो एनर्जी कहते हैं। तो बायोमास से निकलने वाली एनर्जी है। अब बायोमास क्या है? बायोमास इज दैट वेरी मास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें अगर हम पहली एग्जांपल देखेंगे, पहली एग्जांपल जो है दैट्स वुड। तो या वुडी बायोमास। तो वुडी बायोमास इसमें हमें
वुड जो भी मिलता है, यहाँ ब्रांचेस होती हैं, ली ये जो वुड चिपिंग्स होती हैं, या इंडस्ट्रीज़ में हमें वुड के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं, हम फर्नीचर बनाने के काम में लाते हैं वुड को, या हम बाकी यहाँ जो हमारे घर होते हैं वहाँ पे विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ एंड डोर्स जो हैं वो वुड से हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इन चीज़ों को बनाते बनाते जो है कुछ वेस्ट्स भी निकल जाते हैं। तो वो वेस्ट्स जो हैं जिनमें वुड इन्वॉल्व हो या डायरेक्टली जो है ब्रांचेस कहीं पे गिरी हुई है या हमने किसी दरख्त से काट के लाई है, तो दैट इंक्लूड्स इन द वुडी बायोमास। अब इसके बाद नॉन वुडी बायोमास आता है। नॉन वुडी बायोमास जो है, नॉन वुडी बायोमास में हमें कौन सी चीज़ें आएंगी? ऑयल्स आएंगे। ऑयल्स जो है, ऑयल्स एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें प्लांट से, तो हम उस ऑयल को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हीट एंड ऑल। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि बहुत पहले जो है, जो हम ऑयल खाते हैं, जो हम ऑयल कुकिंग के यूज़ में लाते हैं, उसी ऑयल से जो है ऑयल लैंप्स जो है जलाए जाते थे। जब ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो हम नॉन वुडी, अब नॉन वुडी में जो है इसमें बहुत वो चीज़ें आएंगी, इसमें वो चीज़ें लीव्स आ जाएंगे जिनमें वुड इन्वॉल्व ना हो। तो बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर ऑयल्स जो हैं वो नॉन वुडी में आ जाते हैं। अब इसमें और एक जो है दैट इज़ एनिमल एंड दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो वो जो है उसको भी हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट में अगर हम देखेंगे लाइक कावडंग केक्स जो है वो पहले यहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। अब उनका कल्चर उतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाहर में अभी भी है। बाहर में बहुत जगह पे अभी भी कावडंग केक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल। तो ये एक ऐसा फ्यूल है जो हम बहुत एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं। जब से इंसान ने फायर डिस्कवर किया है तब से बायोमास एनर्जी जो है, बायो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में, बट इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये जो इसके अब डिफरेंट टाइप्स हैं। ये इसमें एक्सक्रीट, ये एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीट्स जो होते हैं उनको भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें हम इसको जो भी हमारे पास बायोमास होता है हम उसको एज सच यूज़ कर सकते हैं, एज सच यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम वुड को ऐसे ही यूज़ करेंगे इन द सॉलिड फॉर्म ही, सॉलिड फॉर्म में ही उसको यूज़ करेंगे, और फिर जो उसका यूटिलाइजेशन होगा, हम उसको जलाएंगे, हीट जनरेट करेंगे वहाँ से, जैसे वुड यूज़ होता है कुकिंग के लिए। या सॉलिड फॉर्म में हम इसको कोल, या हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक हमारे पास ये होता है, कोक होता है, जिसको हम कश्मीरी में चीनी कहते हैं। तो वो कोक जो होता है, दैट कोक, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रोसेसड वुड ही होती है। हम वुड को जलाते हैं और उससे उसको सफिशेंटली नहीं जलाते, उसको थोड़ा सा जलाते हैं और फिर उससे कोल बन के आती है। और कोल जो, सॉरी नॉट कोल, कोक, तो कोक हम यूटिलाइज करते हैं, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो सीधे इसके प्रोडक्ट्स आएंगे लिक्विड फॉर्म में, लाइक ऑयल्स जो हैं, हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लांट से, तो फिर वो ऑयल लिक्विड की फॉर्म में होंगे। या तो हम इसका बायोमास का डिकम्पोजिशन करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं गैसवस स्टेट में, उसमें जो है फिर हम इसको गैसवस स्टेट में ही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हाँ, वो गैसवस स्टेट में जब हम
बायोमास को कन्वर्ट करते हैं, वी टर्म दैट वेरी थिंग एज बायोगैस। बायोगैस, तो बायोगैस जो है, बायोगैस के लिए प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम उनको प्रोसेस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस प्रोसेस को हम एनारोबिक डिग्रेडेशन कहते हैं। Anaerobic degradation, anaerobic means in the absence of the oxygen. Degradation means we convert it from its bulk form into some simpler form. जो bulk form होती है उससे हम इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं, और यूजुअली गैसोस स्टेट में लेके आते हैं, और फिर वो गैसोस स्टेट जो होती है, उस गैसोस स्टेट में हम इसको यूज़ करते हैं। हम इन सभी फॉर्म्स को, जिन भी फॉर्म्स में हम इसको यूज़ करते हैं बायोमास को, हम इन सभी फॉर्म्स को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट हीटिंग के लिए भी। डायरेक्ट हम इनको इनसे हीट करेंगे और हम उसको कुकिंग पर्पसेस में यूज़ करेंगे, वाटर को बॉईल करने के लिए यूज़ करेंगे, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो थर्मल एनर्जी वाला है, थर्मल एनर्जी जनरेशन जो हमने की थी। तो इससे हम पानी को, इस बायोमास से हम पानी को हीट अप करेंगे, वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होगा, स्टीम जो है फिर टरबाइन को रन करेगा, टरबाइन विल कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द स्टीम इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बायोमास की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हम हर एक एनर्जी को ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारे घरों में अभी जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है। सो दैट्स वाई अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो यही हैं कि हम हर किसी एनर्जी को घुमा फिरा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही चेंज कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमें देखना है, दैट इज वो हम बायोगैस प्लांट देखेंगे। जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था कि हम इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा नेक्स्ट क्लास का, और दैट विल बी डन यू विद द हेल्प ऑफ ए बायोगैस प्लांट। So until next lecture, SW.